हेलो, वेलकम टू माय मैथ्स क्लास स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 3D की मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें लाइंस एंड प्लेन्स दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चन हमें मिलेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमिन्ड बाय द पॉइंट्स। These 2 points have been given. तो सिंपल है, दो लाइंस के दो पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, उनकी डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। एंड इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट लाइन, क्योंकि फर्स्ट लाइन के दो पॉइंट्स, एक तो ओरिजिन यानी कि 0 0 0 दिया है और दूसरा 2 1 1 दिया है, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करके वो निकाल लिया हमने। ठीक है, और ऐसे ही हमें जो दूसरी लाइन है उसके भी दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करके हमने उसके ये P पॉइंट एंड Q पॉइंट ये दो दिए हुए हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 4 - 3 देखिए 1, तो इनको सब्ट्रैक्ट करके आपके पास डायरेक्शन रेशियो सेकंड लाइन निकल आए। आ गया A1 ये फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1, सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोस आर A2 B2 C2, and if these two lines are perpendicular then A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो चलिए निकाल के देख लेते हैं। तो हमने देखा A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 0 आया है, इसका मतलब लाइन AB is perpendicular to line PQ, hence it is proved. Now move to the next equation number 2. इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction cosines of the two mutually perpendicular lines. ये जी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं और उनके दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस हैव बीन गिवन। अब हमें बोला है कि दैट लाइन which is perpendicular to both of these two lines will be this. ठीक है, तो हमने पहली बात तो द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस टू लाइंस, ये जो दो लाइंस के डायरेक्शन को साइन दिया है, इनके परपेंडिकुलर लाइन कैसे निकलेगी, कैसे निकलती है? ऑब्वियसली इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेकर। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया इनका। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद हमने ये कैलकुलेट किया, तो ये जो आया आपके पास, ये आपके पास कौन सा वेक्टर बना है, जो which is perpendicular to both of these two lines whose direction cosines have been given. Okay, तो अब इसके बाद हमें क्या शो करना है कि these are perpendicular to these are the direction cosines. अब आप इसको खुद कीजिए, कैसे करेंगे, इसकी हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड। ठीक है, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 1, क्योंकि अगर इसकी मैग्नीट्यूड 1 आती है, जो इसके डायरेक्शन रेशियोज आए हैं, क्या है इसके डायरेक्शन रेशियोज, M1 ये आए हैं, देखिए ये M1 N2 माइनस N1 M2। ठीक है, फिर दूसरा डायरेक्शन रेशियो आया है माइनस ऑफ दिस, माइनस ऑफ व्हाट दिस, और थर्ड डायरेक्शन रेशियो इसका ये आया है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, आप इसको खुद कैलकुलेट कीजिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, इसका स्क्वायर, ठीक है, फिर इसका स्क्वायर प्लस फिर थर्ड वाले का स्क्वायर, कैलकुलेट कीजिए, आपके पास 1 आएगा। अगर 1 आता है डायरेक्शन जो रेशियोज है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालते हैं दैट इज 1, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन रेशियो नहीं, डायरेक्शन कोसाइंस है। ओके, पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान रखना, आपके पास स्क्वायर रूट में अंदर बचेगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, एंड वी नो दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट वहां यूज कीजिएगा और उसको खुद कीजिए कंप्लीट। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस whose direction ratios have been given. पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो ABC है और दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो B माइनस C, C माइनस A एंड A माइनस B। आपको इसके बीच में एंगल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, दो लाइंस के बीच में जो एंगल का फॉर्मूला होता है दैट वी नो, व्हाट इज दैट फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर
डिवाइडेड बाय b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड। और b1 b2 क्या है? डायरेक्शन रेशियोज किसके? जो डायरेक्शन होती है लाइन की। तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज तो दिए हैं, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर बना लेते हैं। तो हमारे पास ये दिया हुआ है a b c की हेल्प से हमारे पास ये वेक्टर बना है। देखिए ABC a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। और दूसरा जो b2 वेक्टर बना है, ठीक है, वो है b माइनस सी आई कैप प्लस c माइनस a j कैप प्लस ये देखिए a माइनस b k कैप। आगे दो वेक्टर्स, अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो आप इसमें इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे b1 b2 का। देखिए a को मल्टीप्लाई b माइनस c से, क्योंकि i डॉट i तो 1 होता है। सिमिलरली b का डॉट प्रोडक्ट c माइनस a, फिर c का a माइनस b, ये देखिए किया हुआ है। b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड निकालिए। b1 अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इनको एज इट इज लिखा। तो जब हमें परपेंडिकुलर करना है ये, तो न्यूमरेटर वैसे ही 0 आएगा। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0। ये एंगल निकालना था ना, हाँ एंगल निकाला है अभी। एक्चुअली हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 0 आ रहा है। तो 0 आने का मतलब इसके बीच में, दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है आपका? 90 डिग्री है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखिए हमें वो लाइन निकालनी है जिस का एक पासिंग पॉइंट दिया हुआ है। पासिंग पॉइंट हमें लाइन का क्या गिवन है? ओरिजिन। हमें पासिंग पॉइंट क्या है लाइन का गिवन? ओरिजिन गिवन है। और दूसरा उसकी डायरेक्शन भी गिवन है। हमें बोला है कि आवर लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। व्हाट डज इट मीन? देखो हमें लाइन की डायरेक्शन चाहिए होती है या लाइन के पैरेलल की डायरेक्शन चाहिए होती है, ठीक है। तो हमें अगर बोला है कि लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन होंगी हमारी लाइन की भी वही डायरेक्शन है। और आपको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन रेशियोज होती है 1 0 0। ऐसे ही वाई एक्सिस की डायरेक्शन रेशियो क्या होगी? याद रखना है ये 0 1 0। ऐसे ही जेड एक्सिस की डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं? डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होती है जी उसकी? 0 0 1। खैर हमारा क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड विद एक्स एक्सिस, तो हमारी लाइन की डायरेक्शन रेशियो 1 0 0 है। और अब कार्टेशियन फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिखा है पहले। तो आपका जो फॉर्मूला होता है कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन डायरेक्शन ऑफ द लाइन इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन डायरेक्शन ऑफ द लाइन इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन डायरेक्शन ऑफ द लाइन। तो आपका ये a तो 1 है, b 0 है ये वाला, और c भी आपका ये 0 है, ठीक है। x1 y1 z1 आपको कितना दिया है? 0 0 0। पासिंग पॉइंट 0 0 0, ये देखिए। तो पुट दिस वैल्यूज एंड गेट दिस आंसर। ये आपके पास आंसर आया है। अच्छा ये तो आपकी कार्टेशियन फॉर्म होगी। वेक्टर फॉर्म क्या होती है? आर वेक्टर, एक मिनट, वेक्टर फॉर्म आपकी क्या होती है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब आपको पता होना चाहिए इसमें ए वेक्टर पासिंग पॉइंट है, जो कि आपका क्या है? 0i प्लस 0j प्लस 0k, क्योंकि पासिंग पॉइंट 0 0 0 है। और बी वेक्टर होता है पैरेलल डायरेक्शन या लाइन की अपनी डायरेक्शन या उसके पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन। तो वो भी हमें पता है क्या दिया हुआ है? 1 0 0 मीन्स 1i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ए बी सी डी आपके पास ये 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। आपको एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी निकालना है। तो पहले ए बी वेक्टर निकाल लीजिए, ठीक है। ए बी और सी डी में एंगल बोला है ना, तो ए बी वेक्टर निकाल लिया। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा? बी माइनस ए। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा? बी माइनस ए कर लीजिए। 4 माइनस 1 3i कैप, 5 माइनस 2 3j कैप, 7 माइनस 3 4k कैप। ऐसे ही सी डी वेक्टर निकाल लीजिए। अब इन दोनों में एंगल का फॉर्मूला आपको पता ही है। दो एंगल, दो अगर लाइंस हैं ए बी और सी डी, इनके बीच में एंगल का फॉर्मूला इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इन दोनों का मैग्नीट्यूड, बस निकल जाएगा आपका। इट्स वेरी इजी। सो नाउ look here how it has been done. So do it yourself.
आपने देखा कि आपका जो cos थीटा आया वो 1 आया। cos थीटा 1 कब होता है? when थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इसका मतलब बोथ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, वैसे भी आप देख लीजिए, अगर हम ऊपर देखें, यहाँ पर इसको चेक कीजिए, ये ए बी वेक्टर देख रहे हैं ना आप, ये ए बी वेक्टर और ये सी डी वेक्टर। तो सी डी वेक्टर में से अगर आप 2 कॉमन निकाल देते हैं तो ये क्या आता है? 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। देख रहे हैं ना? तो इसका मतलब सी डी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? What does it mean? इसका मतलब ये है कि एक वेक्टर when it is the scalar multiple of the other vector, it means both the vectors are parallel. This implies CD vector and AB vector are collinear. अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं यानी पैरेलल होते हैं, कोलिनियर मींस पैरेलल, this implies this implies angle between AB vector and CD vector इक्वल टू 0 डिग्री, यानी वो पैरेलल है। पैरेलल का मतलब उनमें एंगल जो है वो 0 डिग्री है। हैंस इट इज डन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि आपके पास ये लाइंस दी हुई है, दो कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है। तो आपको प्रूव करना है कि इट हैज बीन गिवन दैट बोथ ऑफ दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस k। देखिए, सबसे पहले whenever the lines are given in the standard form or Cartesian form, first of all we need to check whether the lines in the standard form or not. तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, आपको चेक करना होता है कि आपके जो x y z के कोफिशिएंट्स हैं वो +1 होना चाहिए। फर्स्ट लाइन देखिए, इसमें x का कोफिशिएंट +1 है, y का कोफिशिएंट भी +1 है, z का भी। In the second line also, in all these three x y z, the coefficients of these x y z have been given 1 +1। तो ठीक है, these have been given in the standard form। अच्छा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हमें पता है, जो इनकी डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है, लाइंस की, तो उनकी जो डायरेक्शंस का प्रोडक्ट होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम जो होता है, that is equal to 0। a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। अगर पैरेलल होता है तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 होना चाहिए। लेकिन अगर परपेंडिकुलर है तो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 0। तो अब आपको चेक करना है कि a1 b1 c1 क्या है। तो a1 b1 c1 आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। a1 b1 c1 जो फर्स्ट लाइन है, जो आपकी फर्स्ट लाइन है, उसके डायरेक्शंस डिनोमिनेटर में दिए होंगे। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, किसी भी लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उसके डिनोमिनेटर में होते हैं, इफ द लाइंस आर गिवन इन द कार्टेशियन फॉर्म। ऐसी सेकंड लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो डिनोमिनेटर में गिवन है आपके, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में गिवन है। तो हमारे a2 b2 c2 ये हो गए, ठीक है। अब लाइंस हैव बीन गिवन, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 0। तो आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। k की वैल्यू -10/7 आई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है, थोड़ा प्लेन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया है। इसमें दिया फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3। ठीक है, पासिंग पॉइंट 1 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। देखिए, मैं इसकी फिगर यहाँ बनाकर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको बोला गया है कि एक लाइन है जो 1 2 3 से पास कर रही है। मैंने उस लाइन का ये पॉइंट P ले लिया है एंड इट हैज बीन गिवन दैट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ठीक है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये प्लेन क्या था, प्लेन आपको गिवन है। अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख लूं, देखिए इसको मैंने, ये वेक्टर फॉर्म गिवन है। व्हाट इज दिस फॉर्म गिवन, आई जे के। कौन सी फॉर्म होती है, वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन। अगर आप इसको कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन करना चाहते हैं, सिर्फ आई जे के की जगह एक्स वाई जेड लिख दीजिए, आर हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2y माइनस 5z प्लस 9 इक्वल टू 0। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हम प्लेन का करेंगे अल्टीमेटली विल सॉल्व इट इन द कार्टेशियन फॉर्म। तो आपको वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म फटाफट से कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो अब हमें ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। देखिए, जब भी हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है तो उसमें एक पॉइंट, एक डायरेक्शन चाहिए, है ना। वन पॉइंट इज ना रिक्वायर्ड एंड वन डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। तो अब क्योंकि
ये जो लाइन आपकी हमें जिसकी इक्वेशन निकालनी है उसका एक पॉइंट तो हमें गिवन है. व्हाट इज दैट पॉइंट? दिस इज द पॉइंट x1 y1 z1 तो गिवन है. क्योंकि मैं जो लाइन निकालना चाहती हूँ उसकी इक्वेशन है ये x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा. तो इसमें x1 y1 z1 होता है पासिंग पॉइंट, वो तो मुझे मिल गया. सेकेंड चीज क्या होती है? लाइन की डायरेक्शन. एक चीज मुझे गिवन है वो ये कि ये जो लाइन है आपकी, दिस लाइन, ये जो लाइन गिवन है ये आपकी प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो जो प्लेन के परपेंडिकुलर की डायरेक्शन होगी, क्योंकि जब भी प्लेन की इक्वेशन अगर आपको गिवन है इसका मतलब प्लेन की परपेंडिकुलर यानी प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन भी आपको गिवन होती है. वो क्या होती है? ये जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है ना, ये एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है प्लेन की इक्वेशन में, वो इसके परपेंडिकुलर का ही डायरेक्शन होता है. तो वो भी गिवन है. कितना है? 1 2 5 1 2 सॉरी 1 2 एंड 5. सो दिस 5. तो अब मेरे पास ये ए बी सी भी आ गया, क्योंकि मेरी लाइन जो है वो इसी परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर ही है प्लेन के. तो परपेंडिकुलर की जो प्लेन के परपेंडिकुलर की डायरेक्शन है वो मेरी लाइन की डायरेक्शन है. और प्लेन के परपेंडिकुलर की डायरेक्शन एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं प्लेन में, इक्वेशन ऑफ प्लेन में वही होते हैं. तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए x1 y1 z1 की जगह 1 2 3 पुट कर दीजिए और a b c की जगह 1 2 5 पुट कर दीजिए. 1 2 एंड सॉरी -5 है, -5 1 2 -5 पुट कर दीजिए. अल्टीमेटली यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, सॉरी हाँ यस, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. देखिए ये फाइनल आपकी ये निकल आई है. ठीक है जी. वेक्टर फॉर्म में भी हमने निकाल के दिखाया है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म क्या होता है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर. तो ए वेक्टर है पासिंग पॉइंट क्या है? 1 2 3. तो 1 आई कैप, क्योंकि यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप. उसके बाद आपका बी वेक्टर होता है डायरेक्शन. डायरेक्शन आपकी 1 2 -5 है. तो ये देखिए वेक्टर फॉर्म में 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप इंटू लैम्डा करके ये भी हमने लिख दिया. सो दिस इज ऑल्सो डन. हाँ जी, अब अगला क्वेश्चन आपका प्लेन से रिलेटेड आ गया है, जिसमें कि हमें बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी एंड पैरेलल टू दिस प्लेन. देखिए इसकी अगर मैं फिगर यहाँ पर बनाती हूँ, वैसे तो बनी हुई है यहाँ पर. देखिए हमें बोला गया है इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, जो हमारा ब्लैक वाला प्लेन है. ये पॉइंट ए बी सी से पास कर रहा है. ठीक है, यानी मुझे प्लेन का पासिंग पॉइंट पता है. और एक चीज और बोली गई है कि ये जो प्लेन है, देखो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए ना हमें दो चीजें चाहिए होती है. एक तो प्लेन का क्या, प्लेन का एक पासिंग पॉइंट और एक प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन. तो मुझे प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन नहीं दी, बल्कि मुझे बोला गया है कि मेरा प्लेन जिस प्लेन के पैरेलल है वो प्लेन की इक्वेशन दी है. वो प्लेन की इक्वेशन ये आपकी दी हुई है. आर डॉट आई प्लस जे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 2. देखो हमें पता है प्लेन का जो इक्वेशन होता है आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी बी होता है. यानी आर के साथ जो भी ये आई जे के मल्टीप्लाइड होता है वो उस प्लेन का नॉर्मल है. वो उस प्लेन का नॉर्मल है. यानी इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप वेक्टर, है ना. तो यानी कि ये इसका नॉर्मल वेक्टर है. क्या है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये वाला वेक्टर. ठीक है, अब मेरे दोनों प्लेन्स क्या हैं? आपस में पैरेलल हैं. इसलिए जो इस प्लेन का नॉर्मल होगा यानी परपेंडिकुलर होगा, वो मेरे रिक्वायर्ड ब्लैक वाले प्लेन का भी क्या होगा? नॉर्मल होगा. तो जब मैंने आपको क्या बताया कि मुझे अपने प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए दो ही चीजें चाहिए. एक मेरे प्लेन का पॉइंट एंड दूसरा मेरे प्लेन की नॉर्मल की डायरेक्शन.
देखो हम प्लेन को अल्टीमेटली जिस फॉर्म में प्लेन कोई गिवन होता है उसी प्लेन फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में एक प्लेन दिया तो माय प्लेन विल आल्सो बी रिटन इन द वेक्टर फॉर्म, लेकिन मैं हमेशा सॉल्व करूंगी कार्टेशियन में। अल्टीमेटली फाइनल आंसर आई विल राइट इन द वेक्टर फॉर्म। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर प्लेन का एक पासिंग पॉइंट दिया हो और उसका नॉर्मल भी पता चल गया हमें, तो हम उसको कैसे लिखते हैं। ये एबीसी पता चल गया मुझे, वो है देखो ये ए बी सी, अगर मैं इसका नॉर्मल वेक्टर ये ए बी सी जो इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है 1 1 1, वो है 1 1 1 है, ठीक है 1 1 1 हो गई ये। ओके, और मेरा जो पासिंग पॉइंट है x1 y1 z1 वो मेरा दिया हुआ है ABC, वो दिया है ABC, ठीक है। तो अब इक्वेशन ऑफ प्लेन x माइनस x1 इंटू ए होती है। देखो लाइन में क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन ए होता है ना, उसमें डायरेक्शन डिनोमिनेटर में होती है और बीच में इज इक्वल टू साइंस होते हैं। बस याद रखना प्लेन में x माइनस x1 इंटू ए होगा, प्लस प्लस होगा यहाँ पर y माइनस y1 इंटू बी प्लस z माइनस z1 इंटू सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये x माइनस x1 क्या है a, और जो ये नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो ये ABC गिवन है। ये बाय चांस की बात है कि ये ABC ही है। y माइनस सॉरी पासिंग पॉइंट मेरा 1 था, मैंने यहाँ a लिख दिया है। पासिंग पॉइंट इज गिवन 1, तो मैं इसको 1 से y माइनस 1 b बाय चांस है यहाँ पर ये b ही दिया है, तो z माइनस 1 इंटू सी इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा ax प्लस by प्लस सी जेड माइनस ए माइनस बी माइनस सी, यानी कि ये ABC इधर आ गया। मुझे अब ये तो कार्टेशियन फॉर्म आ गया, वेक्टर फॉर्म में इसी का आंसर लिखना है। इफ आई नीड टू राइट इट इन द वेक्टर फॉर्म ओनली, तो मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगी। आपने कार्टेशियन फॉर्म तक तो निकाला, इसके बाद अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दूंगी। बड़ा आसान है वेक्टर फॉर्म में लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जिसके साथ एक्स वाई जेड लिखा है, ठीक है, उसको आई जे के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक, उसको आई जे के फॉर्म में लिख देंगे। कैसे हो जाएगा ये देखिए, अब ये हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड किसके साथ है, ए के साथ है, बी के साथ, सी के साथ। तो आप इसको ए का आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज इक्वल टू के बाद क्या है देखो, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन मत भूलना यहाँ आर वेक्टर डॉट लिखना, क्योंकि एक्स वाई जेड जो है वो आर वेक्टर की वजह से ही आए हैं। आर वेक्टर ही आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। तो ये हमारा हमने वेक्टर फॉर्म में भी लिख दिया, कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख दिया। ये देखिए दिस इज रिटन हियर ओनली इन द कार्टेशियन फॉर्म। मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में भी बता दिया कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन 9 में क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए बिटवीन द टू लाइंस। व्हाट इज दैट फॉर्मूला, d इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू, पहले तो ये होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये होता है आपका, और इस पूरे का पॉजिटिव लेना है क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। तो अब इन दो लाइंस में जो आपको गिवन है, इसमें आपको ये फाइंड आउट करना है इसमें A1 क्या है, इसमें B1 क्या है, ये दो गिवन लाइंस में। तो देखो बेटा, यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन जो है, हमें पता है लाइन की इक्वेशन होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। जो भी लैम्डा के साथ है, एक को B1 मान लीजिए इसमें और एक को B2 मान लीजिए। ऐसे ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ठीक है। फिर आप A2 माइनस A1 कैलकुलेट कीजिए, फिर आप ये जो B1 और B2 आपने निकाला है, ठीक है, देखो मैं इसको अलग से कर देती हूँ। ये ब्लैक वाला A1 A2 और रेड वाला B1 B2। आपने A2 माइनस A1 कैलकुलेट किया, अब B1 क्रॉस B2 कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। अब उसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं, देखो यहाँ पर ना 8 कॉमन है, थोड़ा सा इजी बनाते हैं। तो B1 क्रॉस B2 में 4 कॉमन है, सॉरी 4 कॉमन है, 4 कॉमन निकाल दीजिए आप।
तो 4 कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ओ सॉरी 1k कैप। इसका जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो आप 4 बाहर रखिए और इसका कीजिए आप, दिस इज 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो दिस इज 9, यानी कि आपके पास 4 इंटू 3, यानी इतना लंबा चढ़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, दिस इज 12। तो पुट इट इन द फॉर्मूला, अब इसको फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दीजिए, ठीक है, यू विल गेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप इसको खुद कैलकुलेट कीजिए अभी, ठीक है। हाँ जी, तो देखा आपने कि जो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस थी वो हमारी 9 यूनिट्स इस कैलकुलेशन के बाद आ गई है, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट 5, 1, 6 and 3, 4, 1 crosses YZ plane. Try to understand, ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। फिगर को समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। जिस प्लेन में जितने भी क्वेश्चंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिगर। क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट 5, 1, 6 एंड 3, 4, 1, यानी एक लाइन के ये दो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। वो जो लाइन विच पासिस थ्रू दीज टू गिवन पॉइंट्स क्रॉसेस द YZ प्लेन, क्रॉसेस द YZ प्लेन। तो आपका ये YZ प्लेन आपका जो गिवन है वो इन दो, जो आपका YZ प्लेन है, ये देखिए ये YZ प्लेन गिवन है, इसको क्रॉस कर रही है एक लाइन जो कि A पॉइंट और B पॉइंट, ये आपका दिया हुआ है A.516 एंड B.341, इन दो पॉइंट से पास कर रही है और वो क्रॉस कर रही है YZ प्लेन को। तो आपको ये बताना है कि C पॉइंट जहां पर वो उसको इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स यू आर टू फाइंड आउट। देखो, जब भी एक लाइन, ध्यान रखना पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि whenever a line intersects the plane, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। जब भी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है जिसमें एक लाइन एक प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, यू आर टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड and that is in the Cartesian form। दूसरी बात कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, पहली तो ये बात है कि इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है, दूसरी बात वो कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, Cartesian form, ठीक है। What is the Cartesian form of the equation of the line that passes through the 2 points x minus x1 upon x2 minus x1 equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1, ठीक है। 5, 1, 6 आपका x1 y1 z1 है एंड 3, 4, 1 आपका x2 y2 z2 है। देखिए आपने x माइनस x1 यानी कि 5x माइनस, ये देखिए यहाँ पर वैल्यूज पुट किया इसका, यू गॉट दिस। अब आपने इसके बाद क्या करना है, एक एक को इक्वल टू लैम्डा अलग अलग प्रूफ रखिए, ठीक है। तो x माइनस 5 अपॉन -2 इज इक्वल टू लैम्डा, तो इससे x की वैल्यू क्या आई, -2 लैम्डा प्लस 5, x की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद आपने ये किया y के लिए क्या करना है, तो y के लिए क्या है, y माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू दिस लैम्डा, तो इससे y की वैल्यू आ गई 3 लैम्डा प्लस 1, ठीक है। ऐसे ही आपने z के लिए वैल्यू निकाली, दैट इज -5 लैम्डा प्लस 6। तो वी हैव फाउंड दिस वैल्यूज, we have calculated all these values of x, y and z। you can see here x, y and z in terms of lambda आपने निकाल लिए हैं। अब ये क्या है, ये पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास आए x, y, z, किसकी हेल्प से निकाले हैं आपने, किसकी हेल्प से निकाले हैं जी, हमने एक ये जो लाइन है आपकी ये वाली, इसकी इक्वेशन बनाई थी, तो ऑब्वियसली हमने इसी की हेल्प से निकाले हैं। तो ये AB के पॉइंट्स आए ना, इसी लाइन के पॉइंट्स आए, तो ये नहीं कि ये लैम्डा की वैल्यू चेंज करते रहिए, AB के अलग अलग पॉइंट्स ये आते रहेंगे। तो C पॉइंट भी तो AB के ऊपर ही लाई कर रहा है, C पॉइंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस लाइन AB, इसी का पार्ट है। इट मीन्स लैम्डा की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू तो होगी जिसके लिए ये प्लेन का पॉइंट भी बन जाए। ये देखो आप ये चीज समझो कि ये पॉइंट C जो है वो लाइन का भी है, बिकॉज दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। ये प्लेन का पॉइंट भी है और ये लाइन का पॉइंट भी है। जब ये प्लेन का और लाइन दोनों का पॉइंट है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या किया, ये पॉइंट निकाल लिया, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट निकाल लिया, ये पॉइंट C आ गया आपके पास।
but C point lies on YZ plane. And what is the equation of the YZ plane? YZ plane की equation क्या होती है? We know YZ plane, it means plane YZ plane is x is equal to 0. x is equal to 0 होती है YZ plane की equation. ठीक है, तो ये आपकी equation of the plane यानी कि x is equal to 0 और x क्या था हमारा? क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट C आया है, this is the point of the plane also. Therefore, this point, all the coordinates of this point must satisfy this equation of the plane also. तो इसका मतलब ये पॉइंट जो आया, ये कोऑर्डिनेट्स आए हैं इसके, वो इसको सेटिस्फाई करेंगे. तो ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा. पुट कीजिए इसको, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई. लैम्डा की ये वैल्यू जो आई है वो आप यहाँ पुट कीजिए, आपका पॉइंट सी आ गया. So this question is done. I think it's clear to all of you. Now next, that is again the same type of the question. इसमें क्या दिया है कि find the coordinates of the points where the line through these 2 points crosses zx plane. It is exactly same as the question number 10 we have done. इसको आप खुद ट्राई कीजिए. बस zx प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? y is equal to 0 होगी. बाकी वैसे ही करना है. ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि y is equal to 0 is the equation of zx plane. तो do it yourself, try it yourself. And now come to question number 12. वो भी एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल सेम है. क्या बोला है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दीज 2 पॉइंट्स क्रॉसेस द प्लेन. देखो फिर दोबारा से आप समझिए इसको. ये आपका प्लेन है. प्लेन क्या है आपका? ये है 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 7. उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे. ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट C पर. आपको A और B ये 2 पॉइंट्स गिवन है. ठीक है, ये A B 2 पॉइंट्स गिवन है. आपका पॉइंट है 2 - 3 सॉरी एंड -1 and B point is given 3 - 4 and -5. These 2 points have been given, A and B. तो आप सबसे पहले A B की इक्वेशन बनाइए. वैसे x - x1 अपॉन x2 - x1 ऐसे करके ये 2 पॉइंट्स को यूज कीजिए. A and B ये 2 पॉइंट्स को यूज करके आप इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी बना लीजिए. एंड इन टर्म्स ऑफ लैम्डा इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए. ठीक है, तो पॉइंट सी भी इसका होगा. पॉइंट सी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिखिए. और उसके बाद आप क्या कीजिए कि x अगर ये पॉइंट सी है, इट लाइज ऑन द प्लेन ऑल्सो, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो लाइन का प्लेन, लेकिन ये प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा. तो आप x y z की वैल्यूज जो आपकी निकलेंगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा इसमें पुट कर दीजिए. और उसके बाद आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी. सी पॉइंट पे पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट दिस पॉइंट सी 1 - 2 7. सो आई थिंक you can do it now. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 है अब आपका. इसमें आपको बोला गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 3 2 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दीज 2 गिवन प्लेन्स. देखो समझो, ये प्लेन की इक्वेशन आपको निकालनी है. जो ये गिवन है इस प्लेन की इक्वेशन आपको निकालनी है जिसका पासिंग पॉइंट आपको गिवन है. और ये प्लेन जो हमें फाइंड आउट करना है जिसकी इक्वेशन, वो इन 2 प्लेन्स के परपेंडिकुलर है. ठीक है, देखो दिख रहा है ना कि ये प्लेन और इस प्लेन के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है और इस प्लेन और इस प्लेन में भी 90 डिग्री का ये एंगल है. तो हमें ये वाला फाइंड आउट करना है. देखो एक बात याद रखना, whenever we are to find out the equation of the plane we need 2 things. One is the point of the plane and one is the normal direction of the plane. क्या 2 चीजें बोली मैंने? एक तो हमें प्लेन का एक पॉइंट चाहिए, प्लेन का एक पासिंग पॉइंट, दैट इज गिवन. ये वो तो आपका गिवन है ये वाला. दूसरा मैंने क्या बोला, इस प्लेन की जो प्लेन हमें जिसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसके परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, यानी उसके परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए. अब आप ये देखिए, ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर इस प्लेन का है, वो जो ये 2 प्लेन्स हैं उन दोनों के नॉर्मल के परपेंडिकुलर है. यानी इसका नॉर्मल उन दोनों के कैसे फाइंड आउट हो रहा है, उन दोनों का भी परपेंडिकुलर है. यानी n1 जो फर्स्ट ये वाला प्लेन जो हमें गिवन है, फर्स्ट जो उसका नॉर्मल उसके भी परपेंडिकुलर है. और जो सेकंड प्लेन है ये वाला, जो सेकंड प्लेन आपका ये वाला है
उसके भी वो परपेंडिकुलर है। समझिए, मैं इसको दिखाने की कोशिश करती हूँ फिर दोबारा से कि ये आपका यू वांट दिस, ये हमें नॉर्मल चाहिए। दिस इज रेड कलर का जो मैंने बनाया है, दिस इज द नॉर्मल वेक्टर विच आई नीड, विच इज द नॉर्मल टू द रिक्वायर्ड प्लेन। ठीक है, और ये जो नॉर्मल है वो जरा ध्यान से अगर देखो तो वो हमारा जो ये वाला प्लेन दिया है, इसका जो नॉर्मल है उसके भी परपेंडिकुलर है, और जो दूसरा प्लेन है हमारा ये वाला, इसका जो ये नॉर्मल दिया है इसके भी ये परपेंडिकुलर है, n1 के भी परपेंडिकुलर, n2 के। ये जो रेड कलर का जो हमारा परपेंडिकुलर है वो n1 के भी परपेंडिकुलर और n2 के परपेंडिकुलर। आप जरा ध्यान कीजिए, यानी कि अब हम एक बात देखें तो जो n है दैट इज परपेंडिकुलर टू n1 एंड n इज परपेंडिकुलर टू n2 ऑल्सो। जरा याद करो कि एक वेक्टर जो कि n1 के भी परपेंडिकुलर n2 के भी परपेंडिकुलर कैसे निकाल सकते हो? हमें तो n वेक्टर चाहिए ना, n वेक्टर जो कि n1 के भी परपेंडिकुलर n2 के भी। क्रॉस प्रोडक्ट याद आया कि नहीं? कि एक वेक्टर जो दो गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है वो कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं आप कैसे? n1 क्रॉस n2 जो आएगा, n1 क्रॉस n2 वेक्टर आएगा, वो वेक्टर जो आएगा ये क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर आएगा वो n1 के भी परपेंडिकुलर होगा और n2 के भी परपेंडिकुलर होगा। जो वेक्टर इसको सॉल्व करके आएगा दैट इज आवर रिक्वायर्ड वेक्टर, वो हमारा n वेक्टर होगा। ठीक है, वो n1 और n2 दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में यही समझाया गया था। अब n1 कैसे निकलेगा? n1 इस प्लेन, ये जो प्लेन गिवन है इसका नॉर्मल है, तो नॉर्मल क्या होता है? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, यानी 1 2 3। ठीक है, 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब n2 जो यानी कि इस प्लेन, ये जो सेकंड प्लेन है आपका, इस सेकंड प्लेन का नॉर्मल, तो जो सेकंड प्लेन आपको गिवन है उसके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स क्या हैं? 3 3 1, यानी कि आपका n2 वेक्टर जो है वो 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप। n1 वेक्टर भी निकल गया, n2 वेक्टर भी निकल गया। आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो n वेक्टर आ जाएगा, और पासिंग पॉइंट भी हमें दिया हुआ है। तो अब हमारे पास जब पॉइंट भी है और नॉर्मल वेक्टर भी आ गया, ये देखो नॉर्मल यहाँ पर शो किया है, तो इसके जो नॉर्मल वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशो होंगे वो ABC आ जाएंगे। ठीक है, जो n1 और n2 का क्रॉस प्रोडक्ट लेके जो वेक्टर बनेगा उसके डायरेक्शन रेशियोस ABC। ठीक है, अब आपको इक्वेशन ऑफ द प्लेन का फॉर्मूला आना चाहिए व्हेन वन पॉइंट, अब डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल भी आ गया, इंटू A y माइनस y1 इंटू B प्लस z माइनस z1 इंटू C इक्वल टू 0। वही मैं आपको बोल रही थी, एक पासिंग पॉइंट ये x1 y1 z1 प्लेन का, और एक नॉर्मल जो हमें चाहिए था जो कि हमने निकाला खुद, वो A B C यहाँ पर पुट कर देंगे एंड विल डायरेक्टली गेट द इक्वेशन ऑफ दिस रिक्वायर्ड प्लेन। एक और डायरेक्ट मेथड भी होता है। डायरेक्ट मेथड जो है वो ये होता है कि ऊपर आना होता है x माइनस पासिंग पॉइंट, y माइनस पासिंग पॉइंट, z माइनस पासिंग पॉइंट। ठीक है, और यहां पर इस प्लेन के अंदर की डायरेक्शन या इसके पैरेलल की डायरेक्शन सेकंड एंड थर्ड रो में इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो देखो अब इस प्लेन के अंदर की डायरेक्शन तो नहीं पता, लेकिन इस प्लेन के पैरेलल ये डायरेक्शन है, देखो इस प्लेन की ये पैरेलल डायरेक्शन है n1 वेक्टर, तो हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 करके वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। चलिए अभी देखते हैं कि ये कैसे है, कैसे किया गया है। ठीक है, लेट अस सी। यहां देखिए, यहां पर कैसे किया, n1 n2 का क्रॉस प्रोडक्ट मैंने लेके n वेक्टर निकाला जिससे हमारे पास ABC आ गया। देखिए इसको यूज किया मैंने, ये वाले मेथड से किया है, यहाँ पर इस मेथड को अप्लाई किया है। ठीक है, आप इस मेथड को भी अप्लाई कीजिए, देखिए आपका सेम आंसर आएगा, यू विल गेट एग्जैक्टली द सेम, दोनों से ही सेम। इससे जो आंसर आया है वही आपका दूसरे मेथड से भी आएगा। यू ट्राई इट योरसेल्फ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 है कि इफ द पॉइंट्स 1 1 P and minus 3 0 1 B, these are equidistant from the planes
r vector dot 3i plus 4j minus 12k plus 13 equal to 0, then find equation of, sorry, this find, then we are to find the value of p. This is not equation, this is the value of p. हमें value of p निकालना है, ठीक है, क्या है, वैल्यू ऑफ p निकालना है। ओके, अभी ये देखिए हमें क्या बोला गया है कि पहले समझिए कि हमें गिवन क्या है फिगर में। फिगर मैंने बोला ना, सबसे पहले फिगर देखते हैं। इफ द पॉइंट्स 1 1 p एंड -3 0 1 p इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस प्लेन, ये एक ही प्लेन है, फ्रॉम दिस प्लेन, इस प्लेन से, ये प्लेन है। अब ये प्लेन ना, मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको जब भी वेक्टर फॉर्म में दिया आप उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखिए, और कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन लिखने का है कि आई जे की जगह एक्स वाई जेड लिख दीजिए और आर हटा दीजिए। तो ये प्लेन है 3x + 4y - 12z + 13 = 0, ये हमारा प्लेन है। और ये बोला गया है कि ये प्लेन इक्विडिस्टेंट है 2 पॉइंट से। ये एक पॉइंट है 1 1 p 1 1 p, और दूसरा पॉइंट देखो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट। तो मैं ये ले सकती हूँ इक्विडिस्टेंट यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली। और दूसरा जो है मान लो यहाँ पर है, इधर है वो पॉइंट, सपोज करो ये पॉइंट ऐसे है आपका, ये है -301 -301। इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो दोनों को d रख रही हो, दोनों की डिस्टेंस प्लेन से सेम है। अब देखिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है। डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम द प्लेन, फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन इज, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, d इज इक्वल टू, चलो मैं इधर लिख देती हूँ, d इज इक्वल टू ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon magnitude upon square root of a square plus b square plus c square. This is the distance formula, distance from a point to the plane. तो इस पॉइंट से इस प्लेन के डिस्टेंस के देखिए 1 1 p से d1 ये डिस्टेंस है, और ये हमने d2 लिया, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d1 = d2 है। तो आपने इस प्लेन में, ये जो आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इसमें x y और z की जगह 1 1 एंड p रख देना है, 1 1 एंड p, ठीक है, x y z की जगह। और डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट है 3, y का कोफिशिएंट है 4, z का कोफिशिएंट है -12, ठीक है। आपको इससे यहाँ पर ये इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, ओके। d2 में आपको x y z की जगह, अब क्या, ये x y z की जगह क्या रखना, -301, और डिनोमिनेटर में वही आएगा क्योंकि आपका a 3 b 4 है और c -12 है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन d1 = d2 गिवन है आपको, ठीक है। यानी कि ये जो आपने अभी फाइंड आउट किया है, क्या ये d1 आपने जो फाइंड आउट किया है और ये d2 फाइंड आउट किया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दीज टू डिस्टेंसेस आर सेम। अगर ये दोनों डिस्टेंस आपकी सेम है तो आप इनको इक्वेट करेंगे, तो डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। वो कैंसिल होते हैं तो आपकी p की वैल्यू, इसको न्यूमरेटर, हाँ अब ये देखिए दोनों साइड यहाँ पर ये क्या है, मॉडुलस है। यहाँ तो -8 का मॉडुलस 8 खुल जाएगा, लेकिन ये यहाँ जो मॉडुलस है उसमें आपका मॉडुलस के अंदर देयर इज अ वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल होने की वजह से यू विल ओपन इट वंस विद पॉजिटिव, द अदर टाइम विद द नेगेटिव साइन, ठीक है। और इसके बाद p की, इट मींस यू विल गेट 2 वैल्यूज, 2 वैल्यूज आपके पास p की आएंगी इस तरीके से। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, in question number 15, what is given? We are to find the equation of the plane which is passing through the line of intersection of two planes and parallel to x axis. आपको पहले भी बताया था कि कभी भी ऐसा हो कि दो प्लेन्स जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर से जो आपका प्लेन पास करता है वो कैसे निकलता है, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन होता है ना, फर्स्ट प्लेन लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन, ओके। चलिए तो आपका जो फर्स्ट प्लेन है, देखो मैंने बोला हम हमेशा कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे। अभी ये क्वेश्चन दिया वेक्टर फॉर्म में, विल कन्वर्टेड द कार्टेशियन फॉर्म,
solve it in using this Cartesian form, and ultimately whatever will be the final answer, we will write that answer in the vector form. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो हम सारा सॉल्व कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे, आंसर फाइनल फिर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। अभी देखिए कि यहाँ पर आपका ये आई जे के की जगह सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में क्या बताया था, आई जे के की जगह एक्स वाई जेड लिख दीजिए, आर हटा दीजिए, ये बन गया आपका फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। ऐसे ही यहाँ पर भी राइट आई जे के, रिप्लेस दिस आई जे के बाय एक्स वाई जेड एंड रिप्लेस दिस आर, क्योंकि आर वेक्टर का मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यही आएगा आपके पास। अब रिक्वायर्ड प्लेन जो इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, उसमें फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन, ये देखिए फर्स्ट प्लेन लिखा है, फिर लैम्डा टाइम्स सेकेंड प्लेन लेफ्ट में भी एंड इन द राइट साइड ऑल्सो। ओके, सो दिस इज, अब इसमें एक्स वाई जेड कोफिशिएंट्स हम अलग करेंगे एंड दिस प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हमारा ये जो प्लेन है, ये जो हमारा प्लेन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी हमारा जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो एक्स एक्सिस के क्या होगा, ये सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो होते हैं 1 0 0, ठीक है। और जो हमारा प्लेन आएगा उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, उसके नॉर्मल के, सॉरी उसके नॉर्मल के, उसका नॉर्मल है ये, उस नॉर्मल के, ये नॉर्मल वेक्टर है, ये हमारे प्लेन का नॉर्मल है, ये हमारे प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स यहाँ से आएंगे, तो यहाँ से एक्स वाई जेड के जो भी कोफिशिएंट्स आएंगे उसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0 होगा। यानी कि अभी हम अगर इस प्लेन को फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये प्लेन क्या बन रहा है, मैं इस साइड करती हूँ, ये हमारा प्लेन देखो, यहाँ x कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x कोफिशिएंट 2 लैम्डा है, तो यहाँ पर 1 प्लस 2 लैम्डा x हो गया, फिर यहाँ पर y 1 है और यहाँ पर 3 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा y, फिर z में देखिए 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा z, और उसके बाद इक्वल टू 1 माइनस 4 लैम्डा है, ठीक है। मुझे तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट चाहिए, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स क्या हैं आपके पास, ये देखिए ये और ये क्या है, ये मेरे एन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं, क्योंकि ये मेरा प्लेन आया है, अभी ये जो प्लेन है वो ये वाला प्लेन आया है, ये जो प्लेन की इक्वेशन आई है वो ये प्लेन है, और उसका एन वेक्टर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है, और वो इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, इट इज परपेंडिकुलर टू, इट इज परपेंडिकुलर, क्योंकि ये प्लेन मेरा अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये प्लेन इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर ये प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज एक्स एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है नॉर्मल वेक्टर के, इसके नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर है, therefore a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 0 हुआ, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 इक्वल टू 0। अब a1 क्या है, x का कोफिशिएंट, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट, c1 क्या है, z का कोफिशिएंट, a2 b2 c2 क्या है, हमारे x एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज 1 0 0। तो अगर आप इसको करते हैं तो 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू 0 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे क्या आएगा आपके पास, ये तो 0 ही हो गया, इसको तो हटा ही देते हैं, ये तो 0 ही है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, नो नीड टू राइट इट। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आया, ये दिस इज इक्वल टू 0, ओके, 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 इक्वल टू 0, तो लैम्डा कितना आ गया, -1/2, ये आया जी आपके पास लैम्डा। अब आपने इस लैम्डा की वैल्यू जो है -1/2, जो आपकी लैम्डा की वैल्यू आई है वो आप इस प्लेन में पुट कर दीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए, यू हैव टू पुट दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा इन दिस प्लेन टू गेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, आपके पास रिक्वायर्ड जो आपकी प्लेन की इक्वेशन है दैट विल कम। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 इसमें है, if O
be the origin and the coordinates of the point P 1, 2 and -3, then find the equation of the plane passing through the point P and perpendicular to OP. देखिए जैसा कि मैंने फिगर में यहाँ पर शो भी किया है कि आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये P पॉइंट जो हो गया वो तो प्लेन का पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। और OP जो है क्या बोला उसने कि OP इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन यानी हमारे प्लेन का नॉर्मल, ये भी पता चल गया। OP जो है वो हमारे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। अभी मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में बताया कि आपको अगर एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो हमें क्या चाहिए, x माइनस x1 पासिंग पॉइंट x1 y1 z1, इसके साथ नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो y माइनस y1 नॉर्मल वेक्टर का y कंपोनेंट प्लस z माइनस z1 इंटू c इक्वल टू 0। यहाँ a b c क्या है, ये n वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है। x1 y1 z1 क्या है, पासिंग पॉइंट, यही होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो x1 y1 z1 तो आपके पास गिवन है, क्या है, डायरेक्टली गिवन है, ये है ना 1, 2 एंड -3। और ओपी वेक्टर आप निकाल लीजिए, 2 पॉइंट्स दिए हो तो उसके डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं सबट्रैक्ट करके। देखो 1 -0 2 -0 -3 -0, ये देखिए ये निकाले हुए हैं। तो बस आपके पास एन वेक्टर भी यानी कि एबीसी भी आ गया, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल भी आ गए जो कि एन वेक्टर के हैं, माइनस करके इन दोनों को ये आपने निकाल लिए। और आपके पास क्या है, आपके पास पासिंग पॉइंट भी है, तो आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन इजीली निकल जाएगी, ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसको बस वैल्यूज पुट करना रह गया इस इक्वेशन में, है ना। ये देखो ये इक्वेशन लिखी है ना मैंने, ठीक है। x1 y1 z1 आपका पासिंग पॉइंट गिवन था ना, 1, 2 एंड -3 वो हमने पुट किया, और उसके बाद ABC जो हमने अभी डायरेक्शन रेशियो निकाली है OP की, वो पुट करके यू विल गेट दिस। ये आपकी कौन सी फॉर्म कहलाती है, ये फॉर्म बन जाती है अल्टीमेटली जो है। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, ये जो आपके पास फाइनली आती है, दिस इज कॉल्ड द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो बिल्कुल जैसा पिछला आपने क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही है, ओके। तो दैट यू ट्राई योरसेल्फ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि it is given, find the distance of the point -1, -5 and -10 from the point of the intersection of this line and the plane। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि आपकी एक ये लाइन है, ये लाइन, इसकी इक्वेशन गिवन है। कौन सी लाइन है, ये वाली। ये लाइन दी है r वेक्टर, आपको क्या दिया है, ये लाइन है आपकी r वेक्टर इज इक्वल टू 2i, कौन सी वाली है, ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, ये लाइन है ये, ठीक है। और ये प्लेन है, प्लेन कौन से वाला है, प्लेन आपका ये है, ये आपका प्लेन दिया है, ठीक है। और बोला गया है आपसे, ये क्या बोला गया आपसे कि यहां पर ये पॉइंट है -1, -5 एंड -10, इसकी डिस्टेंस इस प्लेन, यहां से देखो क्या है ये, फाइंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट -1, -5, -10 की डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस लाइन का, इस लाइन का और इस प्लेन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पॉइंट M है, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपको P तक का डिस्टेंस निकालना है, तो पॉइंट M निकालना है। पॉइंट M तो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस में निकालना बताया था कि कभी भी कोई लाइन कभी किसी प्लेन को इंटरसेक्ट करती है तो सबसे पहले आप लाइन की कार्टेशियन फॉर्म लिखिए। लाइन का वेक्टर फॉर्म गिवन है, लाइन का कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, x माइनस पासिंग पॉइंट क्या है, ये 2 अपॉन डायरेक्शन 3 इज इक्वल टू y माइनस -1 यानी +1 हो जाएगा अपॉन 4 इज इक्वल टू
z माइनस, यहां पर ये पासिंग पॉइंट है, दिस इज 2 अपॉन ये कितना है, दिस इज 2 इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, इससे आप यहां से x की वैल्यू, ये x माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू लैम्डा करेंगे तो x की वैल्यू क्या आई, 3 लैम्डा प्लस 2। ऐसे ही आप y की वैल्यू निकालोगे यहां से, इससे, तो y की वैल्यू y प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू लैम्डा, यानी कि y इज इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस 1। फिर आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे, तो z की वैल्यू यहां से आएगी, z माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू लैम्डा, यानी कि z इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2। ये पॉइंट आया आपका, यानी ये पॉइंट m आ गया। ठीक है, क्योंकि ये लाइन का पॉइंट है, हमने लाइन की इक्वेशन निकाली थी, इस लाइन की इक्वेशन निकाली थी, तो हमारे ये लाइन के पॉइंट आ गए, तो लाइन का पॉइंट तो m भी है, बट m इज द पॉइंट ऑफ दिस प्लेन ऑल्सो। ये प्लेन हमने इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख लिया है, मैंने आपको बताया आई जे के की जगह एक्स वाई जेड लिख दीजिए। तो ये जो पॉइंट आया आपका m 3 लैम्डा प्लस 2 कॉमा 4 लैम्डा माइनस 1 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 2, ये जो आए हैं आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट m, दिस विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन ऑल्सो, क्योंकि ये प्लेन पर लाई करते हैं, तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 प्लस z, यानी कि 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 5। तो ये 3 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस लैम्डा, 2 लैम्डा हो गया लैम्डा, ये 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 इज इक्वल टू 5, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 0। 0 वैल्यू आई तो आपका पॉइंट m क्या आ गया, पॉइंट m आया, यहाँ पर आप लैम्डा की वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2 माइनस 1 एंड 2, 2 माइनस 1 2, p पॉइंट भी पता है, m पॉइंट भी पता चल गया, डिस्टेंस फॉर्मूला से p m की डिस्टेंस आप निकाल लेंगे। ठीक है जी, समझ आ गया कैसे करना है ये आपने। हाँ जी, देखिए जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया है बिल्कुल वैसे ही है, ये कार्टेशियन फॉर्म में अपने इक्वेशन ऑफ लाइन को लिखा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन इन द कार्टेशियन फॉर्म, फिर एक्स वाई जेड आपके इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाले, तो आपका पॉइंट ये आपका m आ गया, एंड पॉइंट m इज द पॉइंट ऑफ द प्लेन आल्सो, इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन आल्सो, तो हमने इसमें पुट किया, जिससे हमारी किसकी वैल्यू आ गई थी, लैम्डा की वैल्यू आई है, लैम्डा की वैल्यू 0 आई थी, उससे हमारा पॉइंट m आ गया, जब हमने लैम्डा की वैल्यू इस पॉइंट में यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट की है, तो कहाँ, ये देखिए ये ऊपर हमने अभी ये जो पॉइंट आया था आपके पास, ये पॉइंट यहाँ पर हमने लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट किया है, तो हमारे पास एक्स वाई जेड पॉइंट m आ गया, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला हमने अप्लाई करके pm की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, ये pm की वैल्यू निकाली हमने। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 19th क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन of the line which is passing through the point 1 2 3 and parallel to these two given planes। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 जैसा ही है बिल्कुल, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि ये करना कैसे है। देखिए, इसमें बोला गया है हमें ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है, जो जिसका एक पासिंग पॉइंट हमें पता है। ठीक है, और लाइन की इक्वेशन होती क्या है, जब भी किसी चीज की इक्वेशन बोले वाले तो उसका फॉर्मूला तो लिख लो, ताकि हम तो चल जाए, हमने निकालना क्या है, x अपॉन x, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। दिस इज माय रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ये मेरी इस लाइन की इक्वेशन है। लाइन में अब अगर उसकी इक्वेशन बनाने तो दो चीजें चाहिए, एक लाइन का पॉइंट और एक लाइन की डायरेक्शन। देखो लाइन का पॉइंट तो हमें दिया है x1 y1 z1, ये आपके पास है 1 2 3। दूसरा है ये ABC क्या है, डायरेक्शन ऑफ द लाइन, या फिर लाइन के पैरेलल किसी लाइन की डायरेक्शन, या तो लाइन की डायरेक्शन मिल जाए या लाइन के पैरेलल किसी लाइन की डायरेक्शन। अब ये देखिए हमें दो प्लेन्स दे रखे हैं, ये वाले दो प्लेन्स, ये n1 क्या है, ये n1 ये है, ये इसका नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन का 1 i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप। ठीक है, n2 क्या है, सेकंड वेक्टर जो है उसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो 3 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप।
अब मुझे इन दोनों की हेल्प से ये डायरेक्शन निकालनी है। देखो मेरा जो ये डायरेक्शन जो whatever is required direction, you can see this is perpendicular to n1, वो n1 के भी परपेंडिकुलर है, वो n2 के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के जब भी कोई दो लाइंस दी हो, कोई दो लाइंस और उनके परपेंडिकुलर आपको कुछ निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट लेकर। तो n1 क्रॉस n2 कीजिए, जिससे कि आपके पास n, ये हमारी जो लाइन है, ये हमारी जो लाइन है उसकी जो डायरेक्शन है b वेक्टर, वो b वेक्टर निकल आएगा। तो अब b वेक्टर निकल आएगा, यानी कि ये आपका ABC, उसके जो IG के कंपोनेंट्स हैं वो ABC, वो आपके पास आ जाएंगे। पुट इट हियर एंड गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड डू इट योरसेल्फ नाउ। हाँ जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें क्या है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जिसका एक पासिंग पॉइंट तो हमें गिवन है 1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइंस। मैंने इसको यहाँ पर इस फिगर में दिखाने की कोशिश की है कि ये मेरी व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड लाइन, मैं इसको ब्लू कलर से बना रही हूँ, ये रिक्वायर्ड लाइन है, इसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है और इसका एक पासिंग पॉइंट P दिया है 1 2 -4 और ये जो लाइन है वो इन दो गिवन लाइंस के परपेंडिकुलर है। ये देखो फर्स्ट लाइन ये इसके भी परपेंडिकुलर, सेकंड लाइन ये इसके भी परपेंडिकुलर, ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। यानी मेरी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो फर्स्ट लाइन के भी परपेंडिकुलर है, सेकंड लाइन के भी परपेंडिकुलर है। तो यानी मेरी लाइन की जो डायरेक्शन है वो इन दोनों डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर है। दो डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर कैसे निकलती है डायरेक्शन? क्रॉस प्रोडक्ट से। यानी पहली लाइन की जो डायरेक्शन है वो और दूसरी लाइन की जो डायरेक्शन है वो ये, ठीक है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। डायरेक्शन वेक्टर, इस डायरेक्शन वेक्टर का भी इस डायरेक्शन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड जो लाइन है उसका डायरेक्शन निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। और दोनों के परपेंडिकुलर कैसे निकलता है? क्रॉस प्रोडक्ट लेकर, ठीक है जी। तो अब फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमने यहाँ पर पहले अलग अलग निकाल ली है। देखो सबसे पहले क्योंकि गिवन लाइंस, ये जो दो लाइन गिवन है ना, these lines are given in the Cartesian form, और जब भी Cartesian form है पहले चेक करो कि these Cartesian forms are given in the standard form or not, and what when two lines are said to be in the standard form when their coefficients of x, y and z are +1। ओके देख सकते हैं ऊपर वाली लाइन में भी नीचे वाली लाइन में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स +1 है, therefore these are given in the standard form। okay now first line is this, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन होता है लाइन का मैंने बताया हुआ डिनोमिनेटर में है, तो ये इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, सॉरी इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या है? 3i कैप प्लस -16j कैप प्लस 7k। और दूसरी वाली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर होगा 3i कैप प्लस 8j कैप माइनस 5k कैप। ओके अब इसके बाद ये b2 वेक्टर भी निकाल लिया, ठीक है, दूसरी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर, क्योंकि हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका डायरेक्शन वेक्टर b1 और b2 दोनों के परपेंडिकुलर है, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा, वो हमने निकाल लिया। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट से तो और मेरी लाइन का पासिंग पॉइंट दिया है 1 2 -4, तो आपकी जो वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन होती है वो ये होती है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। b वेक्टर हमने निकाल लिया, डायरेक्शन ऑफ द लाइन। a वेक्टर क्या होता है? पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जो पासिंग पॉइंट है वो हमारा है 1 2 -4, तो उससे हमारा a वेक्टर निकल जाए 1i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4 कैप। याद रखना ये a वेक्टर पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो पासिंग पॉइंट से हमारा ये निकला है। पुट द वैल्यूज एंड गेट द इक्वेशन ऑफ योर लाइन। अब इसमें से एक्चुअली ये 24 36 और ये 72 में से भी आपका 12 कॉमन था, तो 12 लैम्डा हमने कर दिया और 12 लैम्डा को हमने नया नाम दे दिया, दैट इज म्यू। ओके दैट इज म्यू। हाँ जी अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है प्रूव दैट इफ प्लेन हैज इंटरसेप्ट्स स्मॉल a, स्मॉल b and small c and is at a distance of p units from the origin, then prove that 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square is equal to 1 upon p square। This type of question was there in 11th class, जब आपने वहां पर लाइन के केस में भी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है।
तो अभी प्लेन का केस है, तो आपको प्लेन के इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है, दैट इज x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट प्लस z अपॉन z इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, और x y z इंटरसेप्ट आर a b and c रिस्पेक्टिवली, सो वी हैव पुट द वैल्यूज। अब इसके बाद आपने इसको इधर -1 करके कर लिया। अब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हमें p गिवन है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, वैसे डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है from a point to the plane, that is ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon square root of a square plus b square plus c square। ठीक है, तो आप ये देखिए कि आपने पहले ये लाइन को जनरल फॉर्म में प्रॉपरली लिखा। अब यहाँ पर जब आप 0 0 0 यहाँ पर पुट करेंगे इधर, तो ये तो 0 ही हो गया सारा, है ना। फिर ये -1, उसका मॉडुलस यहाँ ऊपर आ गया, ये अपॉन स्क्वायर रूट में x का कोफिशिएंट कितना है 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन a का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 1 अपॉन b स्क्वायर, z का कोफिशिएंट 1 अपॉन c स्क्वायर हमने किया। ठीक है जी। अब इसके बाद आपने इसको कैलकुलेट जब किया, जब कैलकुलेट करेंगे तो न्यूमरेटर में x y z का कोफिशिएंट तो आप देख ही रहे हैं, x y z का कोफिशिएंट तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो ये तो ये भी 0 और ये भी 0 और ये भी 0 पर तो मॉडुलस ऑफ -1 बचेगा खाली। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या आ गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर। रेसिप्रोकल ले लीजिए, ये आप p अपॉन 1 करके टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो ये 1 अपॉन p हो गया और इधर ऐसे का हो गया आपका। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप इसका स्क्वायर कीजिए और देखिए डिजायर्ड रिजल्ट विल बी ऑब्टेन्ड, आप देख सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स यू आर टू फाइंड आउट। वैसे तो चलिए देख लेते हैं, ये आपका पहला प्लेन है और दूसरा प्लेन है। एंगल्स जो प्लेन में होते हैं वो उसकी जो नॉर्मल के डायरेक्शन है उसमें होंगे। तो फर्स्ट नॉर्मल का डायरेक्शन n1 वेक्टर जो निकला है वो है 2i कैप एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट के हिसाब से 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप है। और सेकेंड लाइन सेकेंड प्लेन का जो नॉर्मल का वेक्टर है दैट इज यहाँ से देखिए इधर से x का कोफिशिएंट है 5, तो 5i कैप माइनस 2.5 j कैप 2.5 है ये, एंड दिस इज प्लस 10k कैप। और आपको बोला गया है कि आप इनमें एंगल निकालो। मैं देख रही हूँ ये जो है देखो 5 इज डबल ऑफ 2, सॉरी दिस इज 2 अपॉन 5, तो और यहाँ -1 अपॉन 2.5 दिस इज 4 अपॉन 10, ये आपका ठीक है 2 अपॉन 5 0.5 आया। इन दोनों का रेशियो लिया, इसका भी लिया तब भी 0.4 आ रहा है। C1 अपॉन C2 भी सबके रेशियो सेम आ रहे हैं, 0.4 आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर दो ये यहाँ आपकी डायरेक्शंस हैं और यू कैन सी these are parallel to each other। पैरेलल कब होती है, जब उनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो आपका इसका एंगल 0। आप या फिर ऐसे कर लीजिए, cos थीटा निकालिए, cos थीटा आप निकालेंगे तो ये n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइडेड बाय n1 मैग्नीट्यूड एंड n2 का भी मैग्नीट्यूड करके आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए, तो इसका आंसर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि cos थीटा 1 आएगा तो थीटा अपने आप कितना हो जाएगा 0। तो आप इस मेथड से भी इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी एक और क्वेश्चन इसका 22nd बीच में छोड़ दिया था, हम 22nd क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसमें व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। ये दो प्लेन गिवन है, उनके बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो ऑब्वियसली ये आपके पैरेलल प्लेन्स होंगे। तो हमने शो भी कर दिया है कि देख लीजिए इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो है 2i कैप प्लस, अगर देखा जाए फर्स्ट प्लेन ये वाला आपका गिवन है, इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और दूसरा प्लेन जो है उसका नॉर्मल वेक्टर 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। जब हम इनकी डायरेक्शन रेशियोज की रेशियो ली तो ये पैरेलल है। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है कि ये पहले एक्चुअली डिस्टेंस तभी हम निकाल सकते हैं, याद रखना, दो प्लेन्स में जब वो पैरेलल है तो हमने प्रूव कर लिया पैरेलल है, तो अब हम इनमें डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए इनके एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट दोनों के सेम होने चाहिए। इनकी रेशियो सेम है, पहले इनको सेम करते हैं। तो अगर हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो आपकी रेशियो सेम हो सकती है, ठीक है। तो हमने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया आपके, ये प्लेन्स बन गए आपके, ठीक है जी, ये दोनों प्लेन्स बन गए हैं। और फॉर्मूला ये होता है दोनों प्लेन्स के बीच में, ठीक है, क्योंकि देखो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स तो दोनों में सेम है, ठीक है। सिर्फ इसमें ये D1 और ये D2 है, D1 और D2 में फर्क है, इनके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट सेम कर दिया और इसमें हमने इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। जब ऐसे आप करते हैं तो आपके पास ये कैलकुलेशन आई है, तो डिस्टेंस आपकी आ गई है, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। दिस क्वेश्चन योर एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इज डन। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम्पल्स में है, आपके एनसीईआरटी की वैसे एक्सरसाइज में वैसे क्वेश्चंस नहीं थे डायरेक्टली, लेकिन एग्जाम्पल्स में है, तो हम वो क्वेश्चंस उस टाइप के, और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स आल्सो, तो दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी विल डू इन द नेक्स्ट lecture.